चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो में, और हम लोग MHTCT के MHTCT के लिए MCQ सॉल्व कर रहे थे रोटेशनल डायनेमिक्स से। कुछ ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे और कंटिन्यू करते हैं इस सीरीज को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अ डिस्क ऑफ मास 25 kg। तो एक डिस्क है, डिस्क का मास 25 kg देके रखा हुआ है, ओके, एंड रेडियस 0.2 मीटर, उसका रेडियस 0.2 मीटर है। डिस्क है ये, इस तरीके से आपका ये आपका डिस्क होगा, राइट। डिस्क मतलब पूरा भरा हुआ होता है, राइट। ये डिस्क है, पूरा भरा हुआ है, इसका रेडियस r है और मास m है। इज रोटेटिंग एट 240 rpm। अगर कुछ नहीं दिया है तो आप मान के चलो कि सेंट्रल एक्सिस है और ये 240 rpm। अब क्योंकि हम SI यूनिट में काम करते हैं तो rpm मैंने आपको बताया था, rpm टू rps अगर जाना है आपको तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब अगर SI यूनिट में जाना है तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी देके रखी हुई है 240 rpm। 240 rpm है, 240 rpm। इसको अगर आप हर्ट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये SI यूनिट हर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 4 हर्ट्स इसकी फ्रीक्वेंसी जिससे ये घूम रहा है। देखो n दिया है तो आप समझ लो ओमेगा दिया हुआ है, पता नहीं ओमेगा की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। आप अपने दिमाग में ध्यान में रखो कि अगर n दिया है तो ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn होता है। और n पता है तो हमें टाइम पीरियड भी पता है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड भी पता है और ओमेगा भी पता है। ये दो चीजें अपने आप को पता चल जाएंगी। अ रिटार्डिंग टॉर्क ब्रिंग इट टू द रेस्ट इन 20 सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे ओमेगा की जरूरत पड़ेगी, तो ये इनिशियल वैल्यू है, तो मैं इसको n नॉट लिख देता हूँ। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 2πn नॉट, और 2π इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8π रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड ओमेगा का क्या होता है, यूनिट होता है। ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आपको देके रखा हुआ है, ठीक है। अब ये बोला है कि इसके ऊपर एक रिटार्डिंग टॉर्क लगाते हैं। देखो, बॉडी को घुमाने के लिए टॉर्क लगता है, अब अगर बॉडी घूम रहा है तो उसे रोकने के लिए भी टॉर्क लगेगा। तो हमने इस पर टॉर्क लगाया, टॉर्क लगाकर इसको आई थिंक रोक दिया गया ना। इफ द टॉर्क इज रिटार्डिंग टॉर्क ब्रिंग इट टू रेस्ट, हाँ, 20 सेकेंड के बाद इसको रेस्ट पे ला दिया गया, तो मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा 0। इफ द टॉर्क इज ड्यू टू फोर्स अप्लाइड टेंजेंशियली ऑन द रिम ऑफ द डिस्क, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन न्यूटन इज। फोर्स कितना लगाया गया है टॉर्क लगाने के लिए, और ये फोर्स इसके रिम पे लगाया गया टेंजेंशियली। मतलब इसको अगर मैं ऊपर से पिक्चर ऐसे बनाऊं तो ये तुम्हारा डिस्क है, ये r उसका रेडियस है, और ये ऐसे घूम रहा है ना। उसको हम ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसे घूम रहा होगा, और इसको घुमाने के लिए रिम मतलब एंड पे टेंजेंशियली यहाँ पे फोर्स लगा के टॉर्क लगाया गया। तो ये हम ऑलरेडी देखो टॉर्क कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर टॉर्क की बात करें हम लोग तो टॉर्क कैसे मिलेगा बताओ। टॉर्क इज इक्वल टू, एक तो फॉर्मूला होता है टॉर्क का I अल्फा, टॉर्क विल बी इक्वल टू I अल्फा, ठीक है। और दूसरा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा बताओ। यहां से मैंने बताया था F इंटू आर होता है, लेकिन अभी भी याद नहीं है तो हमें पता है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, RF साइन थीटा होता है। अगर याद होगा तो RF साइन थीटा। तो हम सेंटर से टॉर्क अगर कैलकुलेट करें तो R आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल R, और फोर्स F इंटू R और F के बीच में 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। वैसे डिस्क के लिए, रिंग के लिए या फिर स्फीयर के लिए मैंने बोला था आपको सीधा R इंटू एफ टॉर्क याद कर लो। नहीं याद है तो RF साइन थीटा ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे भी तो साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, और ये सीधा F इंटू आर आ जाएगा। टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू आर। इसमें हमें चाहिए फोर्स, क्या चाहिए, फोर्स बोला है कितना फोर्स लगा रहे हैं हम लोग। R देके रखा हुआ है, आपको बस टॉर्क कैलकुलेट करना है। अगर आपको टॉर्क मिल गया तो ये भी मिल जाएगा। अब टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला होता है, टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू अल्फा होता है। अब क्योंकि ये सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो इस एक्सिस के अबाउट I का वैल्यू हमें पता है, और टॉर्क का वैल्यू अगर यहां से ले लोगे तो F इंटू आर आ जाएगा, F इंटू आर। और ये डिस्क है इसलिए I का वैल्यू हाफ mr² होता है सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, ये हम जानते हैं, हाफ mr² इंटू अल्फा ये। अब देखो यहाँ पे हमें अल्फा नहीं पता है, अगर मान लो मुझे अल्फा, तो इसको रहने दो, अब इक्वेशन 1 यहाँ पे डाल दो। अगर हमें किसी तरीके से अल्फा पता चल जाए तो हम इसमें डाल देंगे, बाकी सारे वैल्यूज तो पता ही है, आपको F मिल जाएगा। अल्फा के लिए क्या करोगे, तो देखो अल्फा के लिए आप क्या कर सकते हो, काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने मुझे लगता है कि रिटार्डिंग टॉर्क यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं, तो हम मान सकते हैं कि टॉर्क कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है।
अल्फा कांस्टेंट है तो हम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं। हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, देखो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी देके रखा हुआ है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पता है 0 है, टाइम दिया हुआ है, तो हमको अल्फा मिल जाएगा किस इक्वेशन से, याद करो जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर मोशन में वो इक्वेशन होता है, वो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन हम सर्कुलर मोशन में क्या लिखेंगे, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इसके जगह इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टी। यहाँ पे आई थिंक अल्फा आपको नेगेटिव आएगा क्योंकि ये रोक रहा है ना, तो अपने आप सॉल्व करोगे तो अल्फा नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, यहाँ पे रिटार्डिंग टॉर्क लग रहा है, तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है। एंगुलर वेलोसिटी कम होती है तो मैंने बताया था आपका एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा। तो ओमेगा का वैल्यू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, इनिशियल कितना है बताओ, 8 पाई है, प्लस अल्फा है, और टाइम कितना लग रहा है बताओ, 20 सेकेंड्स का टाइम लगा हुआ है यहाँ पे। तो बस इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो इस पार्ट को यहाँ ले आओगे तो -20 अल्फा इज इक्वल टू 8 पाई हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पे -8 पाई बाई 20, -8 पाई बाई 20। तो 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा -2 पाई बाय 5, आई थिंक आई एम करेक्ट, या रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये अल्फा का वैल्यू आ गया। अब इसका माइनस साइन आप हटा सकते हो क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है, और आप अल्फा का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन 1 सिर्फ हम माइनस साइन नहीं लेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू डाल दो, एफ आर इज इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर अल्फा। अल्फा का वैल्यू क्या डालेंगे 2/5 पाई, बाकी सब कुछ हमको पता है, अच्छा आर और आर यहाँ से हो जाएगा एक कैंसिल, एफ का वैल्यू हमको चाहिए वैसे भी, तो 1/2 एम का वैल्यू क्या आएगा, यार ये मच्छर भैया बहुत परेशान कर रहे हैं। एक्चुअली मच्छर भी टच यहाँ पे ले लेता है, जब सब मच्छर बैठता है तो मार्कर की तरह टच फील कर लेता है ये, तो जहाँ जहाँ मच्छर बैठते हैं वहाँ वहाँ डॉट मार के चला जाता है वो दिक्कत हो रही है। खैर छोड़ो यार, इस सब की बात कर रहे हैं हम लोग। चलो एम बताओ, एम क्या वैल्यू है इसका, एम 25, एम आपका 25 आ गया। आर कितना है, आर 0.2 है, आर 0.2 आ जाएगा। और फाइनली आपका अल्फा तो ऊपर ही है ना, अल्फा आपका आ जाएगा 2 पाई बाय 5, ठीक है। पाई के टर्म्स में आंसर दिया है तो पाई आप ऐसे ही छोड़ दो, और देखो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, तो ये भी 0.2 हो जाएगा, तो 25 इंटू 0.2 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा 0.04 इंटू 0.04, और नीचे तो 10 था ही नहीं, 10 उधर ऊपर चला गया था, ये कर लेना, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ सब कुछ, और ये आपका पाई आ जाएगा, 25 4 ज़ा 100 होता है, तो इसका तो सीधा पाई आ गया, क्योंकि 25 4 ज़ा 100 होता है तो 1 हो जाएगा। ये पाई आंसर आ रहा है भाई, इसका पाई न्यूटन आ रहा है, यस पाई न्यूटन, पाई न्यूटन, पाई न्यूटन, कैन वी जस्ट चेक, पाई न्यूटन, यस पाई न्यूटन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इस तरीके से करनी होगी, आप देखते जाओ, सॉल्व करते जाओ, जो चाहिए उस हिसाब से, इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको वो चीज़ ढूंढ लेना है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ पार्टिकल ऑफ मास एम परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर है तो पहली बात तो आपका स्पीड कांस्टेंट होगा, एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू भी कांस्टेंट होगा, एंगुलर वेलोसिटी पूरा ही कांस्टेंट होगा, रेडियस आर दिया हुआ है, लीनियर स्पीड वी दिया हुआ है, और ये भी कांस्टेंट रहने वाला है अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एफ। तो देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही फोर्स होता है, और वो फोर्स आपका क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो मतलब ये जो फोर्स दिया हुआ है ये एक्चुअली में आपका क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा mv²/r, जहां पे v स्पीड है जो कि कांस्टेंट होगा, r रेडियस है, चलो ठीक है। इफ m v एंड r ऑल इंक्रीज बाय 50%, द नेसेसरी चेंज इन फोर्स, तो फोर्स में चेंजेस कितना आएगा। तो चलो नया वाला काम करते हैं, सब कुछ नया वाला फोर्स जो है वो f' ले लेते हैं, ये पुराना वाला फोर्स है, नया वाला f' ले लेते हैं, और सब में चेंजेस आया, कितना परसेंट चेंजेस आया, 50% चेंज आ गया। 50% चेंज करने का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लो आपको 50% चेंज लाना है, तो अगर 100 होगा, अगर मान लो किसी का वैल्यू 100 है तो उसको 150 करना होगा, 50% इंक्रीज करना है, इंक्रीज करने बोला है ना, इंक्रीज करने बोला है। तो चलो देखो
नया वाला 50% इंक्रीज करना है, तो नए वाले को हम वी डैश लेंगे। तो इसमें यहाँ पे क्या करोगे, सबका रेशियो निकाल लो। जब भी परसेंट दिया हो आप रेशियो से काम चलाओ, परसेंट दिया रेशियो से काम चलाओ। तो पुराने वाले को नीचे लिखो और नए वाले को ऊपर लिखो, और पुराने वाले को हमेशा 100 मान लिया करो। ये तरीका, इससे काम आसान हो जाता है आपका परसेंट से डील करने का। पुराने वाले को 100 मान लिया, नया वाला बोल रहा है 50% इंक्रीज कर दिया, तो 150 हो जाएगा। समझ गए? दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? 1.5। चलो वी डैश अपॉन वी 1.5, और ये सबके साथ होगा क्योंकि सब 50% से इंक्रीज हुआ है। एम, वी और आर तीनों, तो वी की बात कर लेते हैं, तो वी तो हो गया। एम का भी यही होगा, पुराना वाला नीचे लिखो, नया वाला ऊपर लिखो, और ये भी 150 अपॉन 100 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1.5। और सिमिलरली आपका आर डैश अपॉन आर भी क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो, अब एक काम करो, नया फोर्स, इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, और नया फोर्स का वैल्यू लिख लेते हैं। अब नया फोर्स का वैल्यू सारे नए टर्म्स में आएंगे, एम डैश वी डैश का स्क्वायर अपॉन आर डैश, और दोनों को डिवाइड कर दो। अब देखो, इसको इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना, ताकि रेशियो आ जाए, रेशियो की जगह पे हम ये लिख दें। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू एम डैश वी डैश का स्क्वायर अपॉन आर डैश अपॉन एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सो दैट इज इक्वल टू, देखो एम डैश अपॉन एम आ जाएगा, वी डैश अपॉन वी आ जाएगा, का स्क्वायर भी आ जाएगा, लेकिन ये आर नीचे है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इस केस में आर ऊपर होगा और आर डैश नीचे होगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि, हाँ ठीक है, देखो ये आर ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला गया तो आर अपॉन आर डैश आ जाएगा, आर अपॉन आर डैश आ जाएगा। अब सारे वैल्यूज डाल दो। देखो एम डैश अपॉन एम को 1.5 लिखोगे, 1.5 लिखो, मल्टीप्लाइड बाय वी डैश अपॉन वी को भी 1.5 का स्क्वायर लिखोगे, तो 1.5 इंटू 1.5 हो जाएगा। और आर अपॉन आर डैश क्या लिखोगे बताओ? किधर गया आर? देखो आर डैश अपॉन आर 1.5 है, तो आर अपॉन आर डैश उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन 1.5 हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन 1.5 हो जाएगा। तो यहां से एक 1.5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इससे आपका 1.5 इंटू 1.5 बच गया। तो एफ डैश अपॉन एफ जो आएगा आपका, एफ डैश अपॉन एफ वो कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 1.5, 1.5 इंटू 1.5, 15 इंटू 15 कितना होता है, 225 होता है। तो 225, तो एफ डैश अपॉन एफ विल बी इक्वल टू 2.25 हो जाएगा ये। ठीक है, सो योर एफ डैश विल बी इक्वल टू 2.25 एफ। हमें पूछा क्या गया है, द नेसेसरी चेंज इन फोर्स, परसेंट में दिया हुआ है, मतलब कितना परसेंट फोर्स चेंज करना पड़ेगा ये दिया हुआ है। फोर्स, या सॉरी, कितना परसेंट फोर्स इंक्रीज हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। तो हमें पुराना फोर्स मिल गया, नया फोर्स मिल गया पुराने के टर्म्स में। तो पहले तो आप चेंज इन फोर्स निकाल लो। चेंज इन फोर्स कैसे निकलेगा, डेल्टा एफ, डेल्टा एफ इज, देखो बाद में फोर्स इंक्रीज हुआ ना, तो एफ डैश माइनस एफ निकाल लो। अब एफ डैश का वैल्यू क्या डालोगे आप, 2.25 एफ, तो 2.25 एफ माइनस एफ कितना हो जाएगा बताओ, 1.25 आएगा, आई एम नॉट रॉन्ग, यस 1.25 या 1.25, या तो 1.25 ये चेंज इन एफ होगा। अब इतना फोर्स चेंज किया गया है, नया फोर्स माइनस पुराना फोर्स, तो इतना फोर्स चेंज हुआ है। पर इन्होंने पूछा है कि जो फोर्स में चेंज आया वो कितना परसेंट आया। देखो जब भी परसेंट चेंज पूछा जाए, फिर से ध्यान रखना, इन सब चीजों में समझ में नहीं आता है तो हम क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। जब भी परसेंट चेंज पूछा जाए तो परसेंट चेंज का मतलब होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल या स्टार्टिंग वाला मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपको परसेंट मिल जाएगा, परसेंट चेंज। अब बताओ फोर्स में परसेंट चेंज पूछा गया है तो क्या करोगे, चेंज मतलब डेल्टा एफ, चेंज इन फोर्स, अपॉन ओरिजिनल मतलब पुराना वाला, ओरिजिनल मतलब पुराना वाला एफ लेना है हम लोग को, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, वही हमारा परसेंट हो गया। तो डेल्टा एफ कितना आया बताओ, 1.25 एफ आया है, तो 1.25 एफ अपॉन एफ इंटू 100, एफ और एफ गया तो ये परसेंट होगा, 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 125% का चेंज आया है। ठीक है, वो देखो यहाँ से भी दिख रहा था आपका
पुराना फोर्स F था, नया वाला 1.25 F होगा, तो 125% इंक्रीज हो गया है। लेकिन ठीक है, अगर ये इतना डायरेक्ट समझ में नहीं आता है, इस स्टेप में जाओ, कुछ सेकंड्स की बात है, आपको आंसर मिल जाएगा। आपका 125% इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। A road is 10 meter wide, its radius of curvature is 50 meter. The outer edge is above the inner edge by a distance of 1.5 meter. अच्छा, आउटर एज को उठा दिया गया है इनर एज के कंपैरिजन में, तो ये बैंकिंग का क्वेश्चन है, बैंकिंग ऑफ रोड का क्वेश्चन है। रोड को बैंक किया गया है, बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है भाई, तो क्या कैसा है, रोड 10 मीटर वाइड है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ले लो, कितना है, 50 मीटर है। आउटर एज को उठाया गया है अबव द इनर एज बाय डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर। तो बैंक रोड कुछ ऐसा होता है, आउटर एज को कितने से उठा दिया गया, तो हाइट की बात की गई, कितना, 1.5 मीटर। तो ये आपका 1.5 मीटर हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, एंगल थीटा का कोई पता नहीं है, हाँ, लेकिन ये बोला है कि रोड 10 मीटर वाइड है, तो 10 मीटर मतलब ये पूरा रोड है ना, रोड ऐसा होता है आपका, इसको उठा दिया जाता है, तो ये रोड का विड्थ हो गया, थिकनेस हो गया, तो ये आपका 10 मीटर वाइड रोड है। चलो ठीक है। The outer edge is above the inner edge by distance 1.5 meter. This road is most suited for velocity. G का वैल्यू दे रखा है। बैंक्ड रोड में जो वेलोसिटी है वो क्या निकालोगे बताओ? This road is most suited. Most suited मतलब आप एक काम करो, फ्रिक्शन की बात यहाँ पे की नहीं गई है, तो हम जो वेलोसिटी निकालेंगे वो मोस्ट सेफ स्पीड निकाल लो, मोस्ट सेफ वेलोसिटी। और आपको मोस्ट सेफ वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है। मोस्ट सेफ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा, जहां पे फ्रिक्शन की बात नहीं है। देखो, मोस्ट सेफ स्पीड जो होगा ना, मोस्ट सूटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब बिना फ्रिक्शन के भी हम वो वेलोसिटी चला सकें, वैसा वाला वेलोसिटी हमको चाहिए जो सबसे ज्यादा सेफ होगा। तो जो सबसे ज्यादा सेफ वेलोसिटी वही पूछा गया, और सबसे ज्यादा सेफ वेलोसिटी वो है जो आप बिना फ्रिक्शन के भी जो वेलोसिटी से आप रोड पे चला लो, उस पे बैंक्ड रोड पे। तो वो फॉर्मूला होता है आपका v, जिसको ऑप्टिमम स्पीड बोलते हैं या मोस्ट सेफ स्पीड बोलते हैं, अंडर रूट आर जी टैन थीटा। तो इसमें बस वैल्यू निकालना है। आर का वैल्यू आपको देके रखा हुआ है 50, जी का वैल्यू बोला है 9.8 लेने के लिए, और इससे टैन थीटा निकाल लो। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। दिक्कत वाली बात यह है कि यहाँ पे टैन थीटा आपको हाइपोटेनस देके रखा हुआ है, तो आप एक काम करो, आप यहाँ पे साइन थीटा निकाल सकते हो। साइन थीटा एक बार निकल गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको निकलता है, तो आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम विराम लगाते हैं, फिलहाल इसको लिखते हैं इक्वेशन 1, क्योंकि टैन थीटा हमें पता नहीं है। साइन थीटा कॉस थीटा में काम करो, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो टैन थीटा यहाँ आपको ये वाला मिल जाएगा, फिर आप टैन थीटा यूज कर लेना। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप एक काम करो, इसको मान लो x, और आपको पता है x का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर विल गिव यू 10 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 100 माइनस 1.5 का स्क्वायर 2.25 होता है। तो 100 माइनस 2.25 करोगे तो कितना मिल जाएगा बताओ? 7.75, नॉट रॉन्ग, 7.75 यही होता है ना, पर 775 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता यार। देख लो भाई, मेरी कैलकुलेशन बहुत उतनी खास नहीं है। तो 100 माइनस 1.5 इंटू 1.5 225 होता है, 2 के पहले डालोगे तो 2.25 हो जाएगा। तो 100 माइनस 2.25, अरे यार सॉरी 97.75। हाँ यार, क्या कर रहा हूँ मैं भाई, ये 10 मीटर है और 1.5 मीटर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 10 मीटर वाइड है और ये 1.5 मीटर ही है डिस्टेंस, वाइड डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर। हाँ, तो यही आएगा। हाँ, कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ कुछ समझने में? क्वेश्चन, द आउटर एज इज अबव द इनर एज बाय डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर नहीं है, वाइड रोड का विड्थ तो यही होता है, इतना कंफर्म है, 10 मीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जाने दो, तो यहाँ पे यूज होगा। 100 माइनस 2.25 एक्चुअली 97.75 होता है। पता नहीं क्या कैलकुलेशन कर रहा था मैं, चलो खैर ठीक है। 97.75, लेकिन इस तरह का कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ नहीं लग रहा तुम्हें? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में 2.5, 8.5, 6.5, 4.5 दिया हुआ है। लेट्स से x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे अंडर रूट 97.75 ले लेते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है इसमें, देखते हैं। अब टैन थीटा यूज कर लो।
तो tan थीटा क्या आ जाएगा बताओ, tan थीटा विल बी इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब 1.5 अपॉन x, पहले x ही रखते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं, या फिर वैल्यू डाल दो 1.5 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो एडजेसेंट का वैल्यू आ गया आपका अंडर रूट 97.75। अब देखो 97.75 ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, 90 अब इसमें देखो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 100, तो ये उसके बीच में आ रहा है और ये 100 के काफी करीब आ रहा है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे इसका वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 100। तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 100 आप अज्यूम करोगे, मैं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 100 ले रहा हूँ क्योंकि 100 के काफी करीब है, तो 100 ले लेता हूँ क्योंकि और कोई तरीका तो है नहीं, आपको लॉग कैलकुलेटर कुछ यूज करना तो है नहीं, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लेना पड़ेगा आपको। तो ये कितना हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 10, दैट विल बी इक्वल टू 0.15। 0.15 आपका tan थीटा का वैल्यू आ गया। ठीक है, चलो देखते हैं इससे क्या आता है। v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट r का वैल्यू क्या दिया हुआ है, r का वैल्यू किधर है, 50 है। 50 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय इसको आपको है 0.15, तो ये तो भाई आपको स्क्वायर रूट के अंदर का सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये अगर आप देखोगे तो कैलकुलेट कर लेना, 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 दैट विल गिव 73.5 अंडर रूट 73.5। अब अगेन देखो 73.5 जो है वो किसके बीच में आएगा वो देखते हैं। तो हमें पता है कि 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है, राइट, और 9 का जो स्क्वायर होता है वो 81 होता है। 64 और 81 के बीच में नंबर आ रहा है, तो यानी कि इसका स्क्वायर रूट 8 और 9 के बीच में आएगा, तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 8 पॉइंट समथिंग हम लोग को एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन बी। तो अगर मैं देखूं 8.5 का स्क्वायर, लेट मी जस्ट चेक, तो 8.5 मल्टीप्लाइड बाय 8.5 विल गिव यू 72.25। यस, तो उसके करीब है, ऑलमोस्ट आपका करीब क्या है इसके 72.25। तो ये थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लगाना पड़ेगा आपको इस केस में, और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि आप सॉल्व नहीं कर सकते, आई मीन लॉग ये सब यूज नहीं कर सकते। सो दिस हैज टू बी द आंसर। लेट मी जस्ट चेक कि यही आपका आंसर है कि नहीं। तो इसका मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए। उन्होंने भी वही काम किया हुआ है, अप्रॉक्सीमेशन लेके रखा है, 10 ले लिया हुआ है, तो 8.5 आ रहा है। ठीक है, 73.5 उनका भी एग्जैक्टली यही किया हुआ है, यही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। एग्जैक्ट आंसर तो आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि ये स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आपको देखना होगा। मैंने 100 इसीलिए है क्योंकि ये बहुत करीब है, क्योंकि देखो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 81 से बहुत दूर है 97.75, 81 कहाँ वो कहाँ, पर 100 से काफ़ी करीब है। तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने अगले स्टेप में इसको 100 ले लिया और 10 कर दिया, और उसके बाद फिर आप सॉल्व करते जाओगे। तो ये तो आसान था, इसका स्क्वायर रूट 8 और 9 के बीच में आएगा, और 8 और 9 के बीच में आपका एक ही ऑप्शन है 8.5। दैट इज हाउ यू डू इट। ठीक है, तो ये एक्चुअली कैसा ना कि इस तरह का काम JEE वाले करते हैं फंसाने का, पर मुझे लगता है कि शायद CT वालों ने थोड़ा चालू कर दिया है। नो प्रॉब्लम, आपको अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि CT में कोई नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। कहीं फंस रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, आपने गलत ऑप्शन पे टिक किया तो नेगेटिव मार्किंग तो होगा नहीं है। JEE वालों का काम तो थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है, उन्हें तो इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि अगर कहीं गड़बड़ हुआ तो जो मार्क्स मिलने थे वो तो मिलेंगे नहीं, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी चला जाएगा। आप लोग क्या डर है, CT वाले हो, करो आराम से बिंदास, अटेम्प्ट तो कर ही सकते हो। चलिए देखो, पार्टिकल इज मूविंग इन यूसीएम अगेन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड कांस्टेंट होगा, स्पीड v है, रेडियस r है, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। देखो एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, तो अगर यूसीएम है, तुम्हें पता है यूसीएम में आपका स्पीड कांस्टेंट होता है और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन नहीं बदलता ओमेगा का डायरेक्शन तो वैसे ही फिक्स होता है, वैल्यू भी चेंज नहीं होता है। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी
एंगुलर वेलोसिटी जब चेंज ही नहीं होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन हैज टू बी जीरो इन यूसीएम। यूसीएम में एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है, ठीक है, आप ध्यान रख सकते हो बड़े आराम से। आगे बढ़ते हैं। टू डिस्क्स ए एंड बी ईच ऑफ रेडियस आर एंड मास एम, ठीक है, दो डिस्क है यहाँ पे आपका, वो दिख रहा है वहां पे डिस्क है ये, ठीक है, डिस्क ध्यान रखना, डिस्क ए एंड बी ऑफ रेडियस आर एंड मास एम आर अटैच्ड एज शोन टू फॉर्म अ सिस्टम। सिस्टम बन गया ये। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क ए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इस एक्सिस के अबाउट जो दिख रहा है। एक्चुअली ये जो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, उनके कहने का मतलब ये है कि ये डिस्क कुछ इस तरीके से है, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल डिस्क है और इसके परपेंडिकुलर यहां से, दोनों का रेडियस सेम है, सब कुछ सेम है, मास सेम है, रेडियस सेम है, और इसके परपेंडिकुलर यहां से एक्सिस जा रहा है। ध्यान दो, इस एक्सिस के अबाउट आपको पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, समझ गए ना। इस एक्सिस के, यार ये मच्छर और मक्खी, मच्छर नहीं मक्खी है एक्चुअली में, दिक्कत दे रहा है, देख लो छू छा के चला जा रहा है। अब देखो इस एक्सिस के अबाउट, इसका मास m है, दोनों का रेडियस r है, ये भी r है, इसका भी मास m है। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि हमको ये क्या, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट इसका पता है कितना है, हाफ एम आर स्क्वायर होता है, डिस्क है ना, डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर होता है, डिस्क है पूरा भरा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम I1 मान लेते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 मान लेते हैं, I2। लेकिन ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ही चाहिए हमको, तो I1 तो इस एक्सिस के अबाउट पता है हमें, I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर, डिस्क है तो हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन I2 कैसे पता करोगे, अब I2 का हमें इस एक्सिस के अबाउट पता है, ये एक्सिस उसके सेंटर से पास हो रहा है, तो हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC मान सकते हैं, और IC का वैल्यू वही हाफ एम आर स्क्वायर ही हो जाएगा। लेकिन हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये एक्सिस का पता है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, IC है वो, इस एक्सिस के अबाउट पता करना है, तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लो, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस h जो होगा, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस h, वो देखो 2r के इक्वल हो जाएगा। तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पता कर सकते हैं, क्योंकि हमें सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तो फॉर सेकेंड डिस्क तो हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से कहीं का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो बॉडी का, हम तो यहाँ का निकालेंगे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट I2 है I2 वो क्या होता है, उसके सेंटर ऑफ मास वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको mh स्क्वायर ऐड करना होता है, IC प्लस mh स्क्वायर, तो सेंटर ऑफ मास वाला हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस m h स्क्वायर, h का वैल्यू क्या है 2r, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा भाई, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस 4m r स्क्वायर, 4 2 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, 9m r स्क्वायर बाई 2। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरे डिस्क का हो गया। पहले डिस्क का यहाँ पे दिख रहा है आपको, दूसरे डिस्क का यहाँ पे दिख रहा है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का ऐड कर दो, I1 प्लस I2। I1 कितना हो जाएगा 1 बाई 2m r स्क्वायर, I2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 बाई 2m r स्क्वायर, 9 बाई 2m r स्क्वायर, दोनों हो जाएगा 10 बाई 2m r स्क्वायर, और 10 बाई 2m r स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 5m r स्क्वायर होता है। हो गया भाई, इसका 5m r स्क्वायर इज योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ रिंग टू दैट ऑफ अ डिस्क बोथ सर्कुलर ऑफ सेम रेडियस एंड मास अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज। देखो हमको रेशियो निकालना है रेडियस ऑफ गायरेशन का, किसका, पहले तो रिंग का, उसके बाद फिर डिस्क का, ठीक है। तो बोथ सर्कुलर, ठीक है, ऑफ सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है, एंड मास, तो भाई आपका मान लो ये रिंग है, ये रहा आपका रिंग, और ये रहा आपका डिस्क, डिस्क पूरा भरा हुआ रहेगा, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का मास सेम है, तो दोनों का रेडियस और मास हम लोग r और m मान लेते हैं।
लेकिन एक्सिस हमको देखना पड़ेगा कि एक्सिस कहाँ से है। ऑफ सेम रेडियस अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस, ये तो सेंट्रल एक्सिस हो गया। अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस हमें मतलब इस एक्सिस के अबाउट, यार एम तो छोड़ दे, इस एक्सिस के अबाउट, ये आपका हो गया रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इस एक्सिस के अबाउट ये आपका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझे? इनका रेशियो निकालना है, मतलब हमें निकालना है आपका आई आर अपॉन रिंग और डिस्क का ना, आई आर अपॉन आई डी, रिंग और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें, पर टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो पहले हम रिंग की बात कर लेते हैं, ये आपका रिंग है, रिंग की बात कर लेते हैं, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकालते हैं इस एक्सिस के अबाउट। आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना है। रिंग का आपको सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, mr² होता है, और इसका होता है आपका 1/2 mr²। तो बस आपको ये दोनों निकाल लेना, उसके बाद डिवाइड कर देना, क्योंकि दोनों का m और r तो सेम है ना, इसका जो m और r है उसका भी वही सेम m और r है, m और r को आपको चेंज करना नहीं, सेम रखना है। तो आपको बस आई आर और आई सी निकालना है। कैसे निकालोगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस केस में आपका h का वैल्यू जो होगा वो r के बराबर होगा, इस केस में भी आपका h का वैल्यू r के बराबर होगा, दोनों केस में h का वैल्यू r के बराबर है। हम पहले रिंग की बात कर लेते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से आई आर का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? आई आर विल बी इक्वल टू सेंटर ऑफ मास वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी प्लस mh²। तो आई सी का वैल्यू mr² प्लस h का वैल्यू r ही है, r², तो ये हो जाएगा 2mr²। तो आपको आई आर का वैल्यू मिल गया, क्या मिला आपको? 2mr²। अगर मैं डिस्क की बात करूं तो डिस्क के केस में भी यही होगा, आई डी इज इक्वल टू आई सी प्लस mh²। आई सी का वैल्यू हाफ mr² प्लस h का वैल्यू यहाँ पे भी r² हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3mr²/2 हो जाएगा। ये आपको आई डी मिल गया। बस आई आर अपॉन आई डी विल बी इक्वल टू 2mr² अपॉन 3/2 mr²। तो ये तो गया कट, 2 ऊपर चला जाएगा और 4/3 आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है, मुझे लगता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पूछा है। हाँ, ओके, हमको क्या पूछा गया है? रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा गया है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो तो पहले आपको निकालना ही पड़ेगा रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए भी, तो ये आप नोट डाउन कर लो, दोनों का 4/3 है। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए आपको क्या करना है? रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? √I/m, दोनों का मास सेम है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन, ये गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने यार, KR/KD नहीं निकल, IR/ID नहीं बल्कि KR/KD, रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो निकालना था। सॉरी, ऑफ सेम, हाँ, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना था। खैर तो भी चलेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए भी आपको इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो रेशियो पता होना चाहिए। तो यहां तक तो ठीक है, बस आपको KR/KD का फॉर्मूला यूज कर लो। रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला होता है √I/m, तो IR/m आ जाएगा, √ID/m हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्क का है, m और m कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका √IR/ID। तो देखो ये IR/ID हमें निकाल रखा है, कितना? 4/3 होगा, तो 4/3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। बस ये आपका आंसर है, 2/√3। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़ा सही था लेकिन भूल गया था कि रेडियस ऑफ गायरेशन बोला है, ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पर खैर ठीक है, ये तो निकालना ही पड़ता, हमको चाहिए ही था ये, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे आपका आंसर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, अ कार इज ड्रिवन ऑन द बैंक्ड रोड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 मीटर विद अ मैक्सिमम सेफ स्पीड। मैक्सिमम सेफ स्पीड के साथ गाड़ी को चलाया जा रहा है, और इन्होंने बैंक्ड रोड बोला है, तो बैंक्ड रोड बोला है, तो बैंक्ड रोड पर मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या होता है? जिसको अपर स्पीड लिमिट बोलते हैं। तो अपर स्पीड लिमिट का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। बैंक्ड रोड पे हमने दो चीजें देखी थी, अपर स्पीड लिमिट मतलब Vmax और लोअर स्पीड लिमिट मतलब Vminimum। ये मैक्सिमम सेफ स्पीड की बात कर रहा है Vmax,
उसका फॉर्मूला होगा आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। और रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्होंने देके रखा हुआ है 20 मीटर। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं पहले। तो स्टार्टिंग में रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 मीटर है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट सेफ्टी स्पीड बाय 10%। अच्छा, सेफ्टी स्पीड इनको बढ़ाना है 10% से, तो क्या करना पड़ेगा? द इंक्रीज इन द रेडियस। तो रेडियस कितना बढ़ाया जाए ऐसा पूछा गया है, विल बी, और एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ फ्रिक्शन सब कुछ सेम। तो देखो एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा और म्यू एस अगर सेम रखा है तो ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि आपका मैक्सिमम वी मैक्स जो होगा जी भी कांस्टेंट होगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर। आर बढ़ाओगे मैक्सिमम स्पीड बढ़ जाएगा, आर कम करोगे मैक्सिमम स्पीड कम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसका इनिशियल वैल्यू लेके चलते हैं। 10% आपको बढ़ाना है ना, तो एक काम करो, वी मैक्स को वी कर देते हैं। सिर्फ मैं वी लिख रहा हूँ, मैक्स हटा दे रहा हूँ। तो 10% बढ़ाना है, इसका मतलब v2 अपॉन v1 क्या होगा बताओ? अगर मैं इनिशियल मैक्सिमम स्पीड को 100 मान के चलूं तो आपका फाइनल मैक्सिमम स्पीड कितना हो जाएगा? 10% बढ़ा देने पर 110। जब भी परसेंट रहा ऐसे ही करना है कि इनिशियल को 100 मान लेना है। तो आप बाद में बढ़ाने के बाद आपका मैक्सिमम स्पीड जो होगा, सेफ्टी स्पीड होगा, वो 110 हो जाएगा क्योंकि 10% बढ़ाया है। तो v2 अपॉन v1 11/10 आ जाएगा। ठीक है, रेडियस कितना बढ़ाना था? इंक्रीज इन द रेडियस। रेडियस कितना बढ़ाना होगा इसके लिए? ऑब्वियस सी बात है, v बढ़ाना है तो r बढ़ाना पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ r है। तो अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, अगर v मैक्स आपका प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ r है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे v2 अपॉन v1। ये दूसरा वाला मतलब फाइनल मैक्सिमम स्पीड है, मैंने मैक्स वर्ड यूज नहीं किया मैंने। v2 अपॉन v1 क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू अंडर रूट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट के, तो r2 अपॉन r1। v2 अपॉन v1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट r2 अपॉन r1। v2 अपॉन v1 का वैल्यू हमें पता है 11/10 है, तो 11/10 कर दो। 11/10 इज इक्वल टू अंडर रूट r2 अपॉन r1। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये 121 अपॉन 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू r2 अपॉन r1। तो r2 विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 1.21 इंटू r1। ये आ गया। अब देखो r1 का वैल्यू आपका देके रखा हुआ है, इनिशियल वैल्यू रेडियस का देके रखा हुआ है ना। r1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे r1 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो r1 का वैल्यू 20 डालोगे तो r2 इज इक्वल टू 1.21 इंटू 20। तो बताओ r2 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो भाई, 12.1 इंटू 2 तो 24.2 हो जाएगा। 24.2 मीटर r2 आ गया। इंक्रीज कितना किया आपने? तो इंक्रीज इन रेडियस, इंक्रीज कितना किया? तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो, उतना इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन रेडियस डेल्टा आर विल बी इक्वल टू, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो। फाइनल कितना था? 24.2 था, पहले कितना था? 20 था। तो इंक्रीज कितना हुआ बताओ? 4.2 मीटर से इंक्रीज हो गया रेडियस आपका, 4.2 मीटर से इंक्रीज हो गया है। देखो ये तुम्हारा आंसर नहीं होगा, उन्होंने फाइनल रेडियस नहीं पूछा है, उन्होंने क्या पूछा है? इंक्रीज इन रेडियस पूछा है। तो एक्चुअली कई बार क्या होता है ना, आंसर आने के बाद 24.2 दिखता है, बच्चे टिक कर देते हैं क्योंकि आपका ये ऑप्शन में दिख रहा है। समझे? कंफ्यूज करने के लिए ये भी ऑप्शन में डाला हुआ है। अगर इंक्रीज इन रेडियस बोला है तो कितना इंक्रीज हुआ है वो देखो। तो इनिशियली 20 से 24.2 तक अगर गया है तो 4.2 से इंक्रीज हुआ है। सो दिस हैज टू बी योर आंसर, 4.2 मीटर। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आपके सामने है, देखो। अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर। पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ घूम रहा है कि नहीं पता, यूसीएम दिया ऐसा कुछ दिया नहीं है। चलो पार्टिकल का मास ले लेते हैं। पार्टिकल का मास कितना गया? 10 ग्राम दिया है। कन्वर्ट करोगे तो 10 इंटू 10⁻³ kg हो जाएगा। तो ये कितना होगा बताओ? 10⁻² kg हो जाएगा। 10⁻² kg का मास है। चलो ठीक है। रेडियस इसका कितना है? 6.4।
तो रेडियस आपका 6.4 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 6.4 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा, विथ अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है यहाँ पे। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ और सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका वेलोसिटी के या स्पीड के अलोंग होता है, वेलोसिटी के अलोंग होता है। तो अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो वो आपके स्पीड को चेंज करेगा, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं होता है। अच्छा, if the kinetic energy of the particle becomes 8 into 10⁻⁴ joule by the end of second revolution after the beginning of the motion, शुरुआत मोशन की हो रही है, तो इसका मतलब आपका इनिशियली बॉडी रेस्ट पे था, तो हम मान के चल सकते हैं यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो आपका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी 0 होगा, सिंपल सी बात है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है। बाद में क्या हुआ, 2 रेवोल्यूशन के बाद 8 इंटू 10⁻⁴ जूल हो गया, काइनेटिक एनर्जी 8 इंटू 10⁻⁴ जूल हो गया 2 रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है। तो फिर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो यहाँ पे आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था आर अल्फा होता है, तो आप अल्फा निकाल लो, इसमें डाल दो, या फिर एक काम करो, आप जो लीनियर इक्वेशन है वही यूज कर डालो सर्कल में, ठीक है। सर्कल में आप लीनियर इक्वेशन यूज कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से आप फंस जाओगे, तो एक काम करो, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या करो, अल्फा निकालो, आर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा मिल जाएगा, क्योंकि आपको आर दे के रखा हुआ है। तो क्या करोगे, अल्फा कैसे निकालोगे, अब अल्फा निकालोगे, क्योंकि यहां पे आप क्या कर सकते हो, काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हो। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आपको मिलना चाहिए। इन्होंने लेकिन फाइनल एंगुलर वेलोसिटी दिया नहीं है, इन्होंने क्या दिया पता है क्या, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है पार्टिकल का। तो आप एक काम करो, फाइनल वेलोसिटी निकाल लो पहले तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, 8 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू 1/2, मास कितना दिया हुआ है 10⁻², और मीटर v का स्क्वायर। तो यहां देखोगे तो 10⁻², यहां से -2 कट जाएगा, -2 बच जाएगा, और 2 यहां भेज दो, तो v² का वैल्यू होता है 16 इंटू 10⁻², यही होगा। हाँ, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लोगे तो 16 का 4 होता है, इंटू 10⁻⁻1, या फिर इसको क्या लिखोगे, वेलोसिटी 0.4 लिख दोगे, तो 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो भाई आपकी फाइनल वेलोसिटी आपके पास है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी तो आपको फाइनल ओमेगा भी मिल जाएगा, क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू v/r हो जाएगा। तो 0.4 डिवाइडेड बाय r का वैल्यू कितना है, 6.4 इंटू 10⁻², 6.4 इंटू 10⁻², 10⁻² ऊपर जाके 100 हो जाएगा। तो ये 40 अपॉन, या फिर आप एक काम करो, 4 1 4 16, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 16, जो कि आपका हो जाएगा 25/4, 25 4 25 4 4, तो ये हो जाएगा आपका 25 डिवाइडेड बाय 4। सो ओमेगा का वैल्यू भी आपको मिल चुका है यहाँ पे, 25 डिवाइडेड बाय 4 रेडियन पर सेकेंड। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है, ठीक है। आपको थीटा पता है, क्योंकि इन्होंने बोला है 2 रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशंस के बाद ये सब हुआ है। तो 2 रेवोल्यूशंस में देखो, एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री एंगल बनता है, 2 रेवोल्यूशन में आपका 720 डिग्री बन जाएगा। अगर पाई लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में एंगल बनता है 360 डिग्री मतलब 2 पाई, 2 रेवोल्यूशन में एंगल कितना बन जाएगा, 4 पाई रेडियन बन जाएगा। तो आप थीटा भी पता है, यहां से आपको बड़े आसानी से अल्फा मिल जाएगा। इक्वेशन क्या यूज करोगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस 2 अल्फा थीटा, ठीक है। v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये इक्वेशन इसके तरह है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो v, u और a और s की जगह पे सर्कुलर मोशन में ये आ जाएगा।
ओमेगा स्क्वायर मतलब 25/4 का स्क्वायर, 25/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट हमारे पास 0 था, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, प्लस 2 अल्फा थीटा। 2 अल्फा थीटा का वैल्यू क्या है, 4 पाई है। तो यहाँ से आपको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, राइट, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है 16, और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 4 टू 8 पाई नीचे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से अल्फा का वैल्यू आपके पास आ रहा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिलहाल मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। हमें चाहिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला होता है, आर अल्फा और डीवी बाई डी टी। और डीवी बाई डी टी यहाँ पे तो कुछ मतलब नहीं बनता है, आर अल्फा से तुम निकाल सकते हो। आर का वैल्यू दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻², और अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 625 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 8 पाई, 16 इंटू 8 पाई। तो यहाँ पे आप देखोगे 16 1 16, 16 0.4, 16 4 64, यही होगा। उसके अलावा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² इंटू 625, 0.1 मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 4 1 4, 4 2 8 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 10⁻3, तो 625 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, सॉरी। और अगर आप 2 पाई का वैल्यू निकालोगे तो 2 पाई का वैल्यू कितना आता है बताओ, 2 पाई का वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो 6.25, एक काम करो 625 अपॉन इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6.28 आएगा इंटू 10⁻3। अब एक काम करो, यहाँ पे 10⁻² सेपरेट कर दो और इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ 10⁻1 बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या किया, 10⁻² इसमें से निकाला, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेसिमल 2 पीछे शिफ्ट हो गया। तो 6.25 इंटू 10⁻1, 6.28 इंटू 10⁻1। देखो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। आपका जो आंसर है वो देखो 0.1, 0.6, 0.4, 0.3, ये आंसर 0.3 हो ही नहीं सकता, 0.3 हो ही नहीं सकता, ये बहुत करीब होगा आपके 0.1, मतलब कैसा है कि यहाँ पे ये 1 के बहुत करीब होगा, क्योंकि देखो 10⁻1 आपने लिख रखा है, मतलब एक डेसिमल पीछे आने वाला है, एक डेसिमल पीछे आके आंसर आएगा। इसका मतलब अगर आपको आंसर 0.3 आना चाहिए तो ये वैल्यू आपका 3 होना चाहिए। ये जब 3 होगा तो 10⁻1 उसको 0.3 कर देगा। लेकिन आप क्लियरली देख सकते हो कि ये दोनों इतना नजदीक है कि ये वैल्यू 3 तो होने से रहा, ये वैल्यू 4 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, ये वैल्यू 1 हो सकता है, 1 के बहुत करीब है। तो ये ऑलमोस्ट 1 ले लो, और 1 इंटू 10⁻1 जो होगा वो 0.1 हो जाएगा, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझे? सो दिस हैज टू बी द आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़े, राइट। चलिए, a solid sphere has mass m and radius r. Its moment of inertia about a parallel axis passing through a point at a distance r/2 from its center. ये तो बड़ा सिंपल है। सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अरे ये मच्छर भैया परेशान करना नहीं छोड़ेगा। मान लो अपने पास एक सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस r है, ये पूरा रेडियस r है, और क्या बोला है, मास m है, वो सब ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको चाहिए पैरेलल एक्सिस के अबाउट। तो भाई ये एक तो सेंट्रल एक्सिस हमें पता ही है कि सेंटर का जो एक्सिस है इसका, ये वाला, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से पता है। और ये सॉलिड स्फीयर है, याद रखना, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। इसको भर सकते हैं क्या हम लोग? लेट मी जस्ट चेक। फिल नहीं कर सकते, बड़े बेकार लोग हैं। ये सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर मतलब भरा हुआ स्फीयर है, ठीक है। इसका इस एक्सिस के अबाउट, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो ये सेंट्रल एक्सिस हो गया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, दैट इज सॉलिड है तो 2/5 mr² आएगा, हॉलो होता है तो 2/3 mr² होता है। ये क्या बोल रहे हैं आप, r/2 डिस्टेंस पे चले जाओ सेंटर से, और सेंटर से बोला ना, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम इट्स सेंटर। सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे चले जाओ। पर इसमें एक दिक्कत जरूर मैं मानूंगा
r/2 डिस्टेंस पे चले जाओ, यहाँ पे ये मान लेते हैं आपका बीच में गया कि नहीं गया, चलो ठीक है छोड़ो, मानने में क्या जाता है। r/2 डिस्टेंस सेंटर से चले आओ और यहां से जो एक्सिस पास हो रहा है ना, इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज होगा भाई, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस h होता है और इस बार हमें पता है h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू है आपका r/2, बस। और क्या आपको क्या करना है, I इज इक्वल टू आई सी प्लस mh², आई सी का वैल्यू 2/5 mr² और प्लस h का वैल्यू r/2, तो r/2 का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2/5 mr² प्लस mr²/4। 4 आया है तो इसको एक काम करो, 5 से मल्टीप्लाई करो और इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 8 हो जाएगा, प्लस 8 mr² प्लस यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 mr² अपॉन नीचे आपका आ जाएगा 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13/20 mr², ये आपका आंसर है 13/20 mr², यस ऑप्शन ए। सिंपल है, खाली पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना है आपको और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L fixed at one end carries a mass m at the other end. The string make 3/pi rps, rps मतलब रोटेशंस पर सेकेंड, मतलब ये हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी आपको देके रखा हुआ है और ये 3/pi rps है, इसका मतलब 3/5 हर्ट्स, ये पर सेकेंड है ना, तो पर सेकेंड ऐसा यूनिट होता है, हर्ट्स होता है। अराउंड द वर्टिकल एक्सिस थ्रू फिक्स्ड एंड, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, स्ट्रिंग का टेंशन आपको मास और लेंथ के टर्म्स में देके रखा हुआ है। अब देखो ये एक्चुअली में आपका क्या है, ये वैसे बात है आपका कोनिकल पेंडुलम है, किधर गया कौन, ये कोनिकल पेंडुलम का क्वेश्चन है। ये मान लो आपका कोनिकल पेंडुलम है और ये इस फिक्स्ड लेंथ के अबाउट इस तरह से रोटेट कर रहा है। ये मान लेते हैं आपका बॉब है और इसका लेंथ L है और ये जो वर्टिकल एक्सिस है आपका, ये सीधी स्ट्रेट लाइन, इससे थीटा एंगल बना रहा है मान लेते हैं, ठीक है। द स्ट्रिंग मेक्स 3/pi, इसकी फ्रीक्वेंसी देके रखी हुई है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, आपको टेंशन पता करना है और ये इसका रेडियस हो जाएगा r। टेंशन कैसे पता करोगे, अब देखो आप लोग को n देके रखा हुआ है, मतलब फ्रीक्वेंसी देके रखा हुआ है। कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम जानते हैं, टाइम का पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√L cos θ/g, है ना। तो फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू 1/t, तो n का वैल्यू भी हम जानते हैं, मतलब n का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, n विल बी इक्वल टू 1/, इसको उल्टा कर दो, t है ना, उल्टा कर दो, 1/2π√g/L cos θ। तुम्हें यहां से क्लियर है कि cos θ मिल जाएगा, क्योंकि बाकी सबको तो m और l के टर्म्स में हम लोग को देके रखा हुआ है, तो आप मान के चलो m और l आपको पता है, cos θ मिल जाएगा। यहाँ से cos θ मिलने से क्या होगा, हमको चाहिए वैसे टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा देखते हैं। फोर्सेस देख लेते हैं इसके ऊपर, फोर्सेस कौन से लग रहा है। देखो टेंशन इसके अलॉन्ग लगेगा T0, टेंशन को हम T0 ले रहे हैं, वेट mg नीचे की ओर लगेगा, ये दो फोर्सेस ही लग रहे थे। तो अगर इसका थियरी मैंने करा के रखा है, अगर आप देखते रहोगे तो नहीं अगर पता है तो यहाँ पे देख लो। अब इसको दो एक्सिस में डिवाइड कर दो, इसके फोर्सेस को अगर मैं कंपोनेंट्स में डिवाइड करूं तो कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड होगा, देखो पहले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं, तो ये आपका हो गया वाई एक्सिस मान लेते हैं और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। दो एक्सिस ड्रॉ कर लिया। इस एक्सिस के अबाउट हम लोग को क्या करना है, जो टेंशन T0 है उसके कंपोनेंट्स डिवाइड करने हैं, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो आपका ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो T0 है, उसका एक कंपोनेंट आपको y एक्सिस के अलॉन्ग लेना है, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और एक कंपोनेंट आपको y के अलॉन्ग मिल जाएगा। नाउ दिस कंपोनेंट इज नथिंग बट T0 cos थीटा। हमें T0 चाहिए, याद रखना, उन्होंने टेंशन पूछा है। T0 टेंशन है और T जो है आपका टाइम पीरियड है, दो अलग चीज है, T और T0 अलग है। टाइम पीरियड है, यहां तक हम आ चुके हैं, और T0 आपका जो है
वो टेंशन है। इसका दूसरा कंपोनेंट यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, दूसरा कंपोनेंट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हाँ, इसका दूसरा कंपोनेंट इस साइड आ जाएगा, दिस विल बी टी नॉट, क्योंकि ये कंपोनेंट थीटा के अलग है तो टी नॉट साइन थीटा आ जाएगा, और ये आपका कंपोनेंट थीटा के साथ था इसलिए टी नॉट कॉस थीटा। तो आप देखो टी नॉट कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा है ना, टी नॉट कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा है, तो टी नॉट का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, एम जी अपॉन कॉस थीटा। तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लो और उसके बाद यहाँ पे उठा के डाल लो तो आपको टी नॉट मिल जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर जी अपॉन एल कॉस थीटा। यहाँ से आपको कॉस थीटा का वैल्यू बड़े आसानी से मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू एल। देख लो ध्यान से अच्छे से, ठीक है, जगह कम पड़ रहा है पर ठीक है, ये आपका कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। यही कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टी नॉट इज इक्वल टू एम जी अपॉन, देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, कॉस थीटा को यहाँ ले आया, एन स्क्वायर को वहाँ भेज दिया, तो जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आ गया और एल भी आ गया ये पूरा, तो जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एल, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एल, जी और जी हो जाएगा कैंसिल और ये सब ऊपर उठ के चला जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एल ऊपर चला गया और एम पहले से ही था। एम और एल के टर्म्स में हम लोग को निकालना ही है, तो एम और एल तो वैसे ही रहने दो और एन हम लोग को देके रखा हुआ है, तो 4 पाई स्क्वायर और कुछ यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन बोला है नहीं, पाई स्क्वायर ऐसे रहने दो। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3/पाई, तो 3/पाई डाल दो। 3/पाई का स्क्वायर अगर लोगे तो 9/पाई स्क्वायर हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट डाल दिया एन का वैल्यू 9/पाई स्क्वायर एल इंटू एम, पाई और पाई क्या है, 9 4 से कितना होता है 36 ml, ये आपका आंसर आ जाएगा 36 ml। यस, ऑप्शन सी आपका 36 ml आ रहा है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, राइट। यहाँ पे हमको थोड़ा कंपोनेंट्स देखना पड़ा और कुछ नहीं, ये एक्स्ट्रा दिमाग यहाँ पे लगाने की जरूरत पड़ी थी यहाँ पे। ठीक है बच्चों, राइट, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अ यूनिफॉर्म रॉड AB of mass m and length L is at rest on a smooth horizontal surface. An impulse P is applied to the end B. The time taken by the rod to turn through a right angle is. देखो एक्चुअली ये रॉड रखा हुआ है एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे, उसके एक एंड पे उन्होंने एक इम्पल्स दे दिया। इम्पल्स मतलब मोमेंटम देना, मोमेंटम का वैल्यू लेके रखा हुआ है P। तो ये कुछ इस तरह का सिचुएशन है कि ये आपका रॉड है, इस रॉड का लेंथ L है और मास m है। तो मैं बना नहीं रहा हूँ, आप याद रखो लेंथ L है और मास m है। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, बीच में आएगा। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि B पे, जैसे ये A है एंड और ये B है, तो यहाँ पे एक इम्पल्स जनरेट किया है P जो होता है इट इज नथिंग बट मास इंटू वेलोसिटी। तो इतनी वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी P यहाँ पे दे दिया, मतलब एक मोमेंटम दे दिया उसको, P मोमेंटम इस पॉइंट को दे दिया। अब पूछा क्या गया द टाइम। अब इससे क्या होगा कि ये एक्चुअली देखो ये बॉडी फ्री है, जब फ्री बॉडी को आप हिट करोगे ना, तो फ्री बॉडी जब आप हिट करते हो तो सिर्फ घूमता ही नहीं बल्कि आगे भी जाता है, ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन दोनों परफॉर्म करता है। और जब भी कोई फ्री बॉडी घूमता है, याद ही रख लो, मैं बता दे रहा हूं आपको, तो हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूमेगा, मतलब उसका एक्सिस हमेशा उसके सेंटर ऑफ मास से ही पास होगा अगर वो फ्री है तो, क्योंकि आपने बॉडी को फिक्स नहीं कर रखा है। अगर आप बॉडी को फिक्स कर दोगे, मान लो यहाँ पकड़ के फिक्स कर दिया, तब जहां से फिक्स किया उसी के अबाउट घूमेगा वो। लेकिन जब बॉडी को आप फ्री छोड़ दोगे तो हमेशा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता है, तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा। अब क्योंकि ये फ्री है, आपने इसको फोर्स लगाया, तो ये रॉड आपका आगे भी जाएगा, मतलब रॉड जो है वो सिर्फ घूमेगा नहीं अपने जगह पे, फिक्स नहीं है ना, तो ये आगे भी जाएगा, घूमेगा भी, आगे भी जाएगा। तो अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करें, तो देखो एंगुलर मोमेंटम का दो फॉर्मूला मैंने बताया था, एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ पे आप वो दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। एक तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा था, और दूसरा क्या था, आर क्रॉस पी था, या आर पी साइन थीटा, आर पी साइन थीटा। अब देखो ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है,
तो रॉड का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12 और इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3 एंड के अबाउट। ये फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए आपको, ये जो लास्ट में लिस्ट आपको देखे रखा है उस लिस्ट में सारा का सारा फॉर्मूला है। तो I ओमेगा इज इक्वल टू RP sin थीटा, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ml²/12। तो हम यहाँ पे देख लेंगे ml²/12 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू RP sin थीटा। R मतलब क्या, जिस एक्सिस से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां पे आपका P लग रहा है, तो P इस पॉइंट तक लग रहा है तो ये R हो जाएगा। अब देखो ये पूरा लेंथ L है तो आपका R का वैल्यू L/2 हो जाएगा, R विल बी L/2। तो R का वैल्यू L/2 रख दो इंटू P रख दो, और साइन थीटा में R और P के बीच का एंगल, तो R और P के बीच का एंगल है 90 डिग्री, साफ दिख रहा है, तो ये साइन 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 डिग्री 1 होता है तो यहाँ से L और L कैंसिल हो जाएगा, आपको ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा 2 1 2 6 दैट इज 6p, ओमेगा का वैल्यू अपॉन 6p अपॉन ml, ठीक है 6p अपॉन ओमेगा। अब इन्होंने बोला कि कितने टाइम के बाद ये थीटा पे, तो यहाँ पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि आपका मोमेंटम दिया है तो ओमेगा कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमने लगा ये, तो ये कांस्टेंट से ही घूमेगा क्योंकि एक्सेलरेशन कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपका ओमेगा अगर कांस्टेंट हो, अगर ओमेगा कांस्टेंट हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ओमेगा का सीधा सीधा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो θ/t। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, θ/t। ओमेगा का वैल्यू यहाँ से ले लो 6p अपॉन ml, और थीटा इन्होंने क्या बोला 90 डिग्री से टर्न करेगा, तो 9 मतलब वही लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ये अलग एंगल हो गया, तो ये 90 डिग्री यहीं पे लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, टाइम टेकन बाय द रॉड टू टर्न थ्रू राइट एंगल, तो ये पूरा रॉड 90 डिग्री से टर्न करेगा तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री मतलब π/2 होता है, तो π/2 हो जाएगा। यहाँ से आपको t का वैल्यू मिल जाएगा, तो t का वैल्यू आप निकालोगे तो πml अपॉन 12p, ये आ रहा है भाई πml अपॉन 12, πml अपॉन 12p इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A particle is moving along a circular path with constant speed. Constant speed है इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसमें एक ही एक्सेलरेशन ही होगा, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, इसके आगे क्या पूछा है, इफ द स्पीड इज डबल्ड, अच्छा स्पीड के टर्म्स में दिया हुआ है, तो हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का 3 फॉर्मूला होता है, v²/r, ओमेगा² r और ओमेगा इंटू v, पर हम ये पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे v²/r, क्योंकि स्पीड के टर्म्स में बोला गया है। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि स्पीड अगर डबल कर दिया जाए तो बताओ कि आपका रेशियो ऑफ इट्स एक्सेलरेशन आफ्टर एंड बिफोर, आफ्टर एंड बिफोर। तो हम एक काम करते हैं, बिफोर वाले को 1 ले लेते हैं और आफ्टर वाले को 2 ले लेते हैं, और इन्होंने रेशियो पूछा है आफ्टर एंड बिफोर a2 अपॉन a1, तो क्या हो जाएगा बताओ, v2², देखो रेडियस तो सेम है ना, खाली स्पीड उन्होंने डबल करके रखा हुआ है, तो v2² अपॉन r अपॉन v1² अपॉन r हो जाएगा, r और r हो जाएगा कैंसल, तो a2 अपॉन a1 विल बी इक्वल टू v2 अपॉन v1 का स्क्वायर। अब इन्होंने सेकंड केस में स्पीड डबल कर दिया, तो v2 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स v1, तो 2 टाइम्स v1 अपॉन v1 का स्क्वायर करोगे तो ये आपका 4 आंसर आ जाएगा, a2 अपॉन a1 4/1, 4:1 आंसर आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेल यहाँ पे देखो, अ थिन मेटल रॉड ऑफ मास m and length L is cut into 4 equal parts. By cutting it perpendicular to the length, if moment of inertia of the rod about an axis passing through its center and perpendicular to its plane is I, then moment of inertia of each part about the similar axis is. ओके देखो क्वेश्चन समझ लो, उन्होंने क्या बोला है, पहले तो ये रॉड है, क्या हो गया भाई, ये रॉड है, इस रॉड का लेंथ L है, राइट, हाँ लेंथ L है और मास m है, इसको 4 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, तो इसको 4 इक्वल पार्ट में कट कर लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, तो सबका लेंथ क्या हो जाएगा, सबका लेंथ L/4
L/4, L/4, L/4। साथ ही साथ मास भी क्या हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा एक टुकड़े का, तो मास भी क्या हो जाएगा, M/4, M/4, M/4 और M/4। अब उसके बाद क्या बोला, इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन मतलब इस एक्सिस की बात कर रहा है, वो सेंट्रल एक्सिस की। इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो फिर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच पार्ट अबाउट द सिमिलर एक्सिस, तो ये जो ईच पार्ट यहाँ पे दिख रहा है इसका इसी एक्सिस, वही सेम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इसका आई है तो हम क्या करते हैं, इसका आई डैश लेके चलते हैं, हमें आई डैश पता करना है, ठीक है। पहले आई देख लो क्या होगा, आई क्या होगा बताओ, क्योंकि आपका ये रॉड का सेंटर से जा रहा है तो इसके अबाउट आपने देखा था अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। इसका भी क्या होगा, आई डैश क्या होगा बताओ, ml²/12 ही होगा, लेकिन इसका मास तो m/4 है ना, तो m की जगह पे m/4 आ जाएगा। अच्छा l की जगह पे इसका लेंथ क्या लोगे, l/4, ml²/12, पर इसका मास m/4 है, लेंथ l/4 है तो l/4 ले लेंगे। अब एक काम करो, इसको वापस से हम सॉल्व करते हैं, तो ये आपका m/4 मल्टीप्लाइड बाय l²/4 का स्क्वायर क्या होगा 16 डिवाइडेड बाय 12, 16 4 से 64, 64 साइड में ले लो, तो ml²/64 इंटू 12 हो जाएगा, समझे। और यू कैन सिंपली राइट इट एज 1/64, 64 को साइड में ले लिया, ml²/12। अब देखो ml²/12 क्या है एक्चुअल में, आपका आई है, तो ये क्या हो जाएगा 1/64 आई फ्रॉम 1, तो या फिर इसको I/64 लिख सकते हो, I/64, तो आपका I डैश का वैल्यू I/64 आ गया, मतलब इसका I/64 आ गया इस एक हिस्से का, तो I/64 ऑप्शन बी है आपका, ठीक है, समझे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। A string of length L is fixed at one end and carries a mass m at the other. The string makes 2/pi revolutions per second around the vertical axis through the fixed end as shown in the figure. इधर फिगर तो दिया नहीं, पर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। Then the tension in the string is, स्ट्रिंग का टेंशन ढूंढना है, याद करो ये कोनिकल पेंडुलम का क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपका बॉब है और ये वर्टिकल और ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल थीटा है, तो ये इसका टेंशन ढूंढने के लिए कहा गया है। तो हमें पता है कि इस पे जो फोर्सेस लगेंगे वो क्या लगेंगे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो हमको तरीका पहले से ही पता है, तो वही देख लेते हैं। इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, वेट mg और उसके साथ साथ आपका टेंशन लग रहा है, टेंशन T0। तो हमने क्या किया था, पहले टेंशन T0 को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया था, तो यहाँ पे सीधा वही काम करते हैं। ये ऑलरेडी क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो ये एक एक्सिस y एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, टेंशन टू T0 को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दो, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा और एक कंपोनेंट आपका एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। तो ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है क्योंकि थीटा के साथ है तो T0 cos थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट जो है वो T0 sin थीटा आ जाएगा। आप देखो T0 cos थीटा वेट mg को बैलेंस कर ले रहा है, T0 cos थीटा इज बैलेंसिंग वेट mg। हमें यहाँ से T0 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, mg अपॉन cos थीटा, mg अपॉन cos थीटा। तो यहाँ से आपको T0 का वैल्यू अगर मिल जाएगा, अगर आपको cos थीटा पता पे चल जाए तो, और cos थीटा टाइम पीरियड की इक्वेशन में होता है, याद करो इसको, इक्वेशन 1 लिख दो। अगर टाइम पीरियड की बात करूं मैं, तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या होता है, कोनिकल पेंडुलम का 2π√L cos थीटा बाय g। वहां मैंने फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला यूज किया था, पर टाइम पीरियड से भी काम चल जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड आपको पता है 1 फ्रीक्वेंसी होता है, इन्होंने फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा, मेक्स 2π रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी जो है इसका 2/π, या टाइम पीरियड ही निकाल लेते हैं ना, यहाँ पे रेवोल्यूशंस पर सेकेंड है ना, तो हर्ट्स में दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड आराम से निकल आएगा, टाइम पीरियड 1/n हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा, तो π/2 सेकेंड इसका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड π/2 सेकेंड है, राइट। तो बस यही π/2 यहाँ पे आप डाल दो, π/2 इज इक्वल टू 2π√L cos थीटा बाय g। हमें यहाँ पे
कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, तो पाई और पाई गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, एल कॉस इधर स्क्वायर रूट हट जाएगा, एल कॉस थीटा बाय जी हो जाएगा। यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लो, तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू जी आ गया, 4l नीचे आ गया, तो g/16l हो जाएगा, g/16l, राइट, करेक्ट है, g/16l। बस इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो, वैल्यू मिल जाएगा आपको। पुट दिस इन इक्वेशन 1, तो आपका इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, T0 इज इक्वल टू mg अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू g/16l, g और g गया, 16l ऊपर चला जाएगा तो 16 ml हो जाएगा, यही आपका टेंशन है, ठीक है, 16 ml, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी, या एक सेकेंड, चलो देखो, a bucket containing water is revolved in vertical circle of radius r to prevent the water from falling down. The minimum frequency of revolution required is, देखो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा, जैसे मान लो आपका बकेट है, वो आप सर्कल में घुमा देते हो, तो ये आपने बकेट को सर्कल में घुमाया, ये रहा, और इसका रेडियस जो है ये यहाँ पे आपका बकेट सबसे टॉप पर पहुंच गया, ठीक है, इसके अंदर ये पूरा पानी भरा हुआ है, और अब यहाँ पे देखो कैसा ना कि बकेट का जो पानी है, बकेट के अंदर जो पानी है उसका वेट mg नीचे ऐड कर रहा है, और ये वेट mg सेंटर की ओर ऐड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये वेट mg ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। अब देखो यहाँ पे हमको चाहिए क्या, फ्रीक्वेंसी चाहिए। अगर आप एकदम हल्के से घुमाओगे तो पानी नीचे गिर जाएगा पूरा, समझे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दोगे तब यहाँ पे पानी गिरेगा नहीं, यहाँ पे एक मिनिमम स्पीड मेंटेन होना चाहिए। अब आपको याद है कि मिनिमम स्पीड यहाँ पे क्या होता है, √rg होता है, अगर आपको याद होगा तो हर पॉइंट पे मिनिमम स्पीड होता है, नीचे वाले पे मिनिमम स्पीड √5rg होता है, इस पॉइंट पे √3rg होता है, और इस पॉइंट पे मिनिमम स्पीड क्या होता है, √rg होता है, ठीक है। तो ये मिनिमम स्पीड इतना मेंटेन होना चाहिए ताकि वो सर्कल कंप्लीट कर पाए, नहीं तो पानी गिर जाएगा, राइट। तो अगर आप एकदम हल्के से करोगे तो गिर जाएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ा दो, स्पीड बढ़ा रहे हो इसका मतलब आप फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा रहे हो, राइट, फास्ट कर रहे हो ना, फास्ट करोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी या एक ऐसा स्पीड होगा जिसपे पानी नीचे नहीं गिरेगा और ये सर्कल में घूम जाएगा, ठीक है। उस केस में हमारा जो फ्रीक्वेंसी होगा वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा कि इतना फ्रीक्वेंसी तो रहना चाहिए, इतना या उससे ज्यादा रखोगे तब तो घूमेगा ही। तो वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो क्या होगा, इस केस में मिनिमम फ्रीक्वेंसी आप दो तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको v का मिनिमम का वैल्यू पता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आप क्या लिख लोगे बताओ, mv मिनिमम का स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r, यही फॉर्मूला होता है, mv स्क्वायर अपॉन r सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अच्छा आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, अगर मैं √rg यहाँ पे डालता हूँ तब तो गड़बड़ आ जाएगा, दोनों इक्वेशन सेम आ जाएगा। एक काम करो, हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, तो इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखेंगे हम लोग। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में क्या आ जाएगा बताओ, m ओमेगा स्क्वायर r, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो सेंट्रीपिटल फोर्स का, क्योंकि फिर ओमेगा यूज करोगे तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिल जाएगा। ये याद रखना मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा इस केस में, इससे ज्यादा मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतना हो कि वो जो आपका फोर्स है m ओमेगा स्क्वायर r सेंट्रीपिटल फोर्स, वो mg सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करे और इसको घुमा दे, समझे। इससे ज्यादा अगर आप सपोज करो फ्रीक्वेंसी के साथ इसको घुमाते हो तब तो दिक्कत नहीं है, पर हम यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ओमेगा का जो वैल्यू है वो ओमेगा का वैल्यू हम ढूंढ लेते हैं और ओमेगा का वैल्यू हम 2πn डाल देंगे। तो यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी लेके चल रहे हैं, m और m कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो है वो g/r आ जाएगा और ओमेगा का वैल्यू √g/r आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πn, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट है जिससे वो सर्कल में घूम पाए, दैट इज इक्वल टू √g, एक सेकेंड, √g/r आ जाएगा, और यहां से आपको n, इतनी फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही, n इज इक्वल टू 1/2π √g/r आ जाएगा, √g/r, ठीक है। इसको एक तरीके से और कर सकते थे, ये v मिनिमम का यूज करके, वो भी मैं आपको बता दूंगा।
यहाँ से पहले इसको सॉल्व कर लो तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 2 पाई अंडर रूट जी का वैल्यू। अच्छा ये तो डायरेक्ट मिल गया क्या? हाँ मिल गया ना, 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई आर, ये आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इसका एक और तरीका था, दूसरा मेथड 2 सॉल्व। ये तो फोर्सेस आपने इक्वेट कर दिए। मेथड 2 में क्या है देखो, आपको पता है कि वी मिनिमम क्या है यहाँ पे, अंडर रूट आर जी है, देख रहे हैं, अंडर रूट आर जी, राइट। अब यहाँ पे देखो v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो आप यहाँ पे आर ओमेगा लिख दो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा अंडर रूट आर जी, और यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई n लिख सकते हो। तो फिर से फ्रीक्वेंसी आ गया अंडर रूट आर जी। तो इस पॉइंट पे ओमेगा का वैल्यू 2 पाई n लिख दिया, और फिर आप यहाँ पे देखोगे तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 पाई r अंडर रूट आर जी। अब देखो 2 पाई यहाँ पे अगर अंदर r भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट आर जी अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, r और r कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 पाई अंडर रूट जी बाय आर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका यूज करके भी कर सकते थे, पर आपको अगर ये नहीं याद है कि इसका वर्टिकल सर्कुलर मोशन में यहाँ पे मिनिमम स्पीड अंडर रूट आर जी होता है, तो आप ये देख लो बस कि वेट mg जो है वो सेंटर की ओर लग रहा है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फॉर्मूला m ओमेगा स्क्वायर r यूज कर लो और आ जाएगा। नहीं तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट, जी बार देख लेना, ऑप्शन ए यार ना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, radius of gyration of a uniform rod of mass m, length l, rotating about a perpendicular axis, passing through a point at a distance l/3 from one end। एक एंड से l/3 डिस्टेंस पे, मास m है, लेंथ l है, ये पूरा लेंथ l है, एक एंड से l/3 डिस्टेंस पर इसका परपेंडिकुलर एक्सिस होगा। तो मान लो इस एंड से अगर मैं l/3 डिस्टेंस पे जाता हूँ इस पॉइंट पे, तो यहां से आपका ये एक्सिस पास हो रहा है, ठीक है। और यहां से आप क्या करो, इसका मोमेंट ऑफ, पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे ही आएगा वैसे आपका रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा, क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन जो होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट आई बाई एन। तो आई तो पहले पता कर लें, इसका आई पता चल जाएगा। अब ये डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस क्या होगा बताओ, l/3 बोला, यहां से l/3 डिस्टेंस पे, तो ये l/3 डिस्टेंस है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कंडीशन क्या है कि आपका एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से आप एक्सिस पास कर दो, और इस एक्सिस के अबाउट ये आपका आईसी हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है ना आईसी, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है वो होता है ml²/12। दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हमको h चाहिए होगा। अब मुझे बताओ कि ये डिस्टेंस h का वैल्यू क्या होगा। देखो यहां से लेकर यहां तक टोटल l/2 है, आधा है ना, ये पूरा डिस्टेंस l/2 है, यहां से लेकर यहां तक आधा है l का। l/2 में से अगर l/3 आप माइनस कर दोगे तो h बच जाएगा, मतलब ये देखो h का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये पूरा l/2 है, यहां से लेकर यहां तक l/2 है, l/2 में से आप l/3 माइनस कर दो तो h बच जाएगा, l/3 आप माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा h। तो h का वैल्यू यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, l/6 आ रहा है आपका, है ना, 3 - 2 l/6, तो ये h का वैल्यू l/6 है। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करोगे, सॉरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करोगे तो क्या आएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू IC प्लस mh², IC का वैल्यू ml²/12 प्लस m, h का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो l/6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ml²/12 प्लस ml²/36। ऊपर नीचे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 ml²/36, तो ये हो जाएगा ml²/9, 4 1 = 4 9 ज़ा, तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब रेडियस ऑफ गायरेशन बड़े आसानी से मिल जाएगा, k का वैल्यू क्या होगा बताओ, अंडर रूट I बाई m, तो k विल बी इक्वल टू अंडर रूट I का वैल्यू ml²/9, ml²/9 डिवाइडेड बाय m, m और m कैंसिल,
एल स्क्वायर का एल आ जाएगा और ये आपका 9 का 3 आ जाएगा। सो ये k इज नथिंग बट L/3, रेडियस ऑफ गायरेशन L/3 आएगा यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन। ठीक है।